हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 7 का इतिहास अध्याय 3। 2 जो है हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। उम्मीद करती हूँ आपने उन दोनों को देखा होगा और अच्छे से समझा होगा। ठीक है, अगर नहीं देखा तो उसे भी जाकर समझे देखें, ताकि आपको ये लेसन जो है बहुत अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो चलिए आगे लेसन पर आते हैं। तो हमारे तीसरे चैप्टर का नाम है दिल्ली 12वीं सदी से 15वीं शताब्दी। यानी कि इस बार हम दिल्ली के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक जो हमने पढ़ा 2 चैप्टर में, दिल्ली का जिक्र कहीं पे भी नहीं था, बट अब जो है दिल्ली का जिक्र भी पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि दिल्ली जो आया, दिल्ली जब बना वो 12वीं शताब्दी में ही बना। जो जाना माना उसमें आया, फेम में आया, तो जो दिल्ली में ही 12वीं शताब्दी में ही आया। 13वीं शताब्दी में दिल्ली जो है बनी थी। तो इसलिए जो है हमने अभी तक नहीं पढ़ा था, अब जो हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो चैप्टर को जो है अच्छे से समझना है। चलिए इस चैप्टर पर आते हैं। हमने अध्याय 2 में देखा कि कावेरी डेल्टा जैसे जो बड़े राज्यों के केंद्र बन गए थे। यानी कि डेल्टा, जो कावेरी डेल्टा थी, ये नदी था, तो उसके आसपास कितने सारे लोग बसे हुए थे। खेत था, खेत कृषि वगैरह सब करते थे। और एक दूसरे जगह पे जाने के लिए जो जहाज़ से वो नदी के द्वारा ही अलग जगह पे जाते थे। तो उसमें जो है वो एक केंद्र बन गया था। ठीक, केंद्र होता है जो फेम में आ जाता है कोई चीज़। ठीक है, तो वो जो राज्य थे, जो बहुत सारे राज्य में, उसमें जो है केंद्र बन गए थे। वहाँ की डेल्टा, कावेरी डेल्टा के आसपास जितना भी था, वो जो है एक उसका वहाँ का केंद्र बन गया था। ठीक है, तो आपने गौर किया कि अध्याय 2 में किसी राज्य का जिक्र नहीं है। ठीक है, किसी राज्य का जिक्र नहीं है जिसकी राजधानी दिल्ली हो। अभी तक हमने, जैसे मैंने बताया आपको, अभी तक हमने दिल्ली के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा। किसकी राजधानी है, क्या है दिल्ली, कुछ नहीं पढ़ा। ठीक है, क्यों? इसकी वजह यह है कि दिल्ली जो है महत्वपूर्ण शहर 12वीं शताब्दी में ही बना। ठीक है, पहले जो नहीं था दिल्ली, तो अब 12वीं शताब्दी में ही दिल्ली बना। इसलिए जो है हमने अभी तक इसका जिक्र नहीं हुआ था हमारे चैप्टर में, 2 चैप्टर में नहीं हुआ। ठीक है, तालिका 1 पर नज़र डालिए। पहल तोमर राजपूत के काल में, जब तोमर राजपूतों का काल था, तो दिल्ली किस साम्राज्य की राजधानी बनी? उस समय में किस साम्राज्य की राजधानी बनी थी? तो 12वीं सदी के मध्य में जो है तोमर जो थे। ठीक है, 12वीं शताब्दी के मध्य में तोमरों को, मतलब तोमर का रास्ता वहाँ पे दिल्ली पे तोमरों का ही रास्ता। तो अजमेर के जो चौहान राजा थे, जिसे चहमान भी कहते थे, तो उन्होंने क्या किया? तोमरों को हरा दिया, परास्त कर दिया। ठीक है, परास्त कर दिया, हरा दिया। और तोमरों और चौहानों के राजकाल में, जब चौहान और तोमर का राजकाल चल रहा था, तो उसमें ही, राजकाल में ही, दिल्ली जो है वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया था। वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया था। तो इस शहर में बहुत सारे समृद्धशाली, यानी कि बहुत शक्तिशाली जैन व्यापारी रहते थे। वाणिज्य यानी जो व्यापारी वगैरह हर चीज़ का करते थे, तो वही था, व्यापारी करते थे, जिन्होंने अनेक मंदिरों का भी निर्माण करवाया था। वहाँ पे जो बहुत सारे लोग रह रहे थे, पहले धार्मिक परंपराओं को मानने वाले, ये सब भी बहुत ज़्यादा लोग रहते थे दिल्ली में भी। ठीक है, तो क्या किया था, उन्होंने जो है मंदिरों का भी निर्माण कराया था, जहाँ यहाँ जो है दहली वाल कहे जाने वाले सिक्के भी ढाले जाते थे। यहाँ पे जो है इनका अपने जो है एक सिक्का भी ढालते थे, सिक्का भी बनाते थे, जो उस समय जो है बहुत ज़्यादा प्रचलन थी उसकी, यानी बहुत ज़्यादा चलता था वो उसका सिक्का। ठीक है, तो 13वीं सदी के आरंभ में दिल्ली जो है सल्तनत की स्थापना हुई। 13वीं शताब्दी में, याद रखना, 13वीं शताब्दी में जो है दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई, और इसके साथ दिल्ली एक राजधानी में बदल गई। ठीक है, दिल्ली जो है एक राजधानी में बदल गई, जिसका नियंत्रण इस उपमहाद्वीप के बहुत बड़े क्षेत्र पर फैला था। जिसका नियंत्रण क्या था? नियंत्रण जो है बहुत बड़ा क्षेत्रफल जो है उपमहाद्वीप के पूरे, मतलब उपमहाद्वीप बोलते जो पूरा महाद्वीप होता है, उस पर जो है बहुत बड़े क्षेत्र पर फैला हुआ था। ठीक है, तालिका 1 पर फिर से नजर डालिए और उन 5 वंशों की पहचान कीजिए जिसने मिलकर दिल्ली की सल्तनत बनी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम मैप में देखेंगे, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है। जिस इलाके को हम आज दिल्ली के नाम से जानते हैं, वहाँ इन सुल्तानों ने अनेक नगर बसाए थे। बहुत सारे नगर जो है सुल्तानों, पहले क्योंकि ज़्यादातर मोमडन, दिल्ली में जो है ज़्यादातर जो है मोमडन ही रहते थे, मुगल रहते थे, है ना। तो बोला मानचित्र को देखिए, दिल्ली एक कुहना, श्री और जहांपना को
पहचानिए। देखिए सब ये जो मैप आप देख रहे हो, जहाँ जहाँ पन्ना आपको नज़र आ रहा होगा, ये रहा हमारा दिल्ली है, कुहना, फिर हौज खास, शीरी, ये कुतुब मीनार, तुगलकाबाद, ये जो है सारे दिल्ली का ही बताया गया है। यहाँ पे तो सारा देखोगे आप तो है सब जो है हर जगह। देखो फिरोज शाह कोटला, यहाँ पे सबसे हिंदू वंश के ही बसे थे, इन्होंने बहुत सारे गांव वगैरह भी बसा लिए थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तालिका 1, दिल्ली के शासक, यानी कि दिल्ली पे किस किस ने और कब से कब तक जो है राज किया था, शासक किया था, उसका जो है ये डिटेल है। ठीक है, अक्सर जो है 1 मार्क्स क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है, इसको भी आपको थोड़ा सा याद रखना है। तो राजपूत वंश, ठीक है, राजपूत वंशों का ही शासन चलता था ज़्यादा। तो चलिए देखते हैं। तोमर जो है आरंभिक 12वीं शताब्दी से 1165 तक की बात की जा रही है। तो हाँ, तोमर जो है कब से कब तक, आरंभिक 12वीं शताब्दी से 1165 तक राज किया। फिर अनंगपाल ने 1130 से 1145 तक राज किया, शासक किया। फिर चौहान वंश जो आया, ये 1165 से 1192 तक, ठीक है, 92 तक जो है शासक किया। पृथ्वीराज चौहान जो आया, उसने 1175 से 1192 तक शासक किया। फिर आरंभिक तुर्की शासक, जब आरंभिक तुर्की शासक आया तो उसने जो है 1206 से 1290 तक जो है उसने शासक किया। किसने? आरंभिक तुर्की शासक, तुर्की जब आया, ठीक है, तुर्की के बारे में भी पढ़ेंगे। तो कुतुबुद्दीन ऐबक, ये जो है 1206 से लेकर के 1210 तक जो है 4 साल जो है इसने शासक किया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो शमसुद्दीन इल्तुतमिश, इसने जो है 1210 से 1236 तक जो है शासक किया। फिर रजिया आई, ठीक है, रजिया सुल्तान के बारे में सुना होगा। तो रजिया आई तो इसने 1236 से 1240 तक के जो है शासक किया। फिर गयासुद्दीन बलबन, ये जो आया तो ये 1266 से लेकर के 1287 तक जो है शासक किया, ठीक है। फिर आया खिलजी आपने सुना होगा, खिलजी वंश आया। तो खिलजी वंश कब आया? 1290 से 1320 तक, ठीक है। खिलजी शासक कब तक? 1290 से 1320 तक जो है शासक किया। फिर जलालुद्दीन खिलजी ने कब से किया? 1290 से 1296 तक, ठीक है, इसने शासक किया जलालुद्दीन खिलजी ने। फिर अलाउद्दीन खिलजी आए। अलाउद्दीन खिलजी, जब देखे सारे जो है ये मुसलमान ही हैं, सारे शासक थे, ठीक है। तो जो अलाउद्दीन खिलजी आए 1296 से 1316 तक जो है इसने शासक किया। तो चलिए अब आगे आता है तुगलक वंश। अब तुगलक वंश जो आया वो 1320 में आया और 1414 तक रहा, ठीक है, 1414 तक रहा। फिर गयासुद्दीन तुगलक, ये 1320 से कब तक? 1324 तक, यानी कि इसने भी 4 साल जो है शासक किया, ठीक है। मोहम्मद तुगलक ने 1324 से 1391 तक जो है अपना शासक करता रहा वो, ठीक है। और फिरोज शाह तुगलक, इसने 1391 से 1388 तक जो है अपना शासक किया, अपना शासक को बनाए रखा। फिर शैयद वंश आया। शैयद वंश कब आया? 1414 में आया, 1491 तक जो है रहा, ठीक है, 51 तक। खिर्ज खान, ठीक है, खिर्ज खान जब आया तो 1414 में आया और 1421 तक जो है शासक किया। फिर लोधी वंश, अब लोधी वंश आया तो ये जो है लोधी वंश जो आया तो इसने ये कब आया? 1491 में आया और 1526 तक शासक किया। और बल्लोल लोधी जो उस वंश का आया तो उसने 1491 तक 91 में आया और 1489 तक शासक किया, ठीक है। तो ये था हमारा ये एक तालिका था ये, ठीक है। अभी एक तालिका हम देख रहे हैं, और भी ऐसा और भी आएगा। तो ये जो तालिका है इसमें बताया गया कि शासक कैसे कैसे किस किस ने और कब कब तक किया, ठीक है, कौन कौन आया अभी तक के दिल्ली में, कौन कौन शासक किया। चलिए
नेक्स्ट पॉइंट है सुल्तानों के अधीन दिल्ली। सुल्तानों के हाथ में किस तरह से दिल्ली था, कैसे उसके अधीन में कैसे था, उसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो देखिए इतिहास, तारीख, इतिहास तारीख यानी एक वचन, त्वारीख बहुवचन है। जो सुल्तानों के शासन काल में प्रशासन की भाषा फारसी में लिखे गए थे। यानी कि देखो जो तारीख है ये एक वचन है, लेकिन जब इतिहास को हम पता कैसे करते हैं, आपको मैंने बताया था कि पहले आपको मैंने चैप्टर में बताया है कि किस तरह से इतिहासकार जो होते हैं वो किस तरह से इतिहास को मतलब जानते हैं कि कौन से काल का है, कितने वर्ष पुराना है, वो किस तरह से जानते हैं। वो सामानों को जो पत्थर मिलती है या सामान मिलते हैं उसकी जांच करते हैं, वो कितना पुराना है उससे पता चलता है। तो उसी आधार पे जो बोलते हैं ये उतने साल का है ना, उतने साल पहले इतने ये लोग रहे होंगे, उस अंदाज लगाते हैं। तो उसी तरह से तो आप देखिए यहाँ पे इतिहासकार जो है ये तारीख जो है एक वचन है, लेकिन तारीख बोला है ये फारसी भाषा है, जो अरबी फारसी बोलते हैं, आपने सुना होगा। तो ये जो है तारीख बोला है ये एक वचन है, लेकिन तारीख बोलेगा तो ये बहुवचन हो गया। जो सुल्तानों के शासन काल में, जब उसका शासन काल था तो प्रशासन की भाषा फारसी में लिखे गए थे, फारसी में इन्होंने इस तरह से लिखा था। तो तारीख के लेखक, सचिव, प्रशासक, कवि और दरबारियों जैसे सुशिक्षित व्यक्ति होते थे। यानी कि सुशिक्षित व्यक्ति होते थे जो घटनाओं का वर्णन भी करते थे, जो घटनाएं होती थी उसको बारे में बताते थे और शासकों को प्रशासन संबंधी सलाह भी देते थे। यानी कि वो पढ़े लिखे जो कवि होते थे, दरबारी होते थे, तो ये जो है ये सुशिक्षित होते थे, सुशिक्षित व्यक्ति होते थे। तो ये जो है क्या करते थे, जो घटनाओं का वर्णन भी करते थे, जो घटनाएं होती थी उसके बारे में अच्छे से बताते भी थे और शासक को प्रशासन संबंधी जो है सलाह भी देते थे। यानी अपनी जो है ये सलाह भी देते थे। वे जो है न्याय संगत शासन के महत्व पर बल देते थे। यानी कि क्या करते थे, न्याय संगत यानी कि सही का साथ देते थे, न्याय करते थे, कभी अन्याय नहीं होने देते थे, ना करते थे। तो इस तरह से ये साथ देते थे। ठीक है, ये था सुल्तानों के अधीन में जो दिल्ली था इस तरह से था। तो न्याय चक्र, न्याय चक्र किस तरह से होता था, चलो ये भी देख लेते हैं। 13वीं सदी के इतिहासकार, 13वीं सदी के इतिहासकार मुदब्बिर ने लिखा था। किसने लिखा था? फ़क़े मुदब्बिर ने लिखा था। कहा कि राजा का काम सैनिकों के बिना चल सकता है, राजा का काम जो है सैनिकों के बिना चल सकता है, सैनिक वेतन के बिना नहीं जी सकते। सैनिक जो है वेतन के बिना नहीं जी सकते। वेतन आता है किसानों से एकत्रित किए गए राजस्व से। ठीक है, जो भी वो करते हैं, एकत्रित करते हैं राजस्व से। तो मतलब राज्यों में जो है जो भी इकट्ठा होता है उनसे, तो वो उनको एकत्रित वहाँ से करता है, किसान जो एकत्रित करता है। मगर किसान भी राजस्व तभी चुका सकेंगे जब वे खुशहाल और प्रसन्न हो। यानी कि खुश होंगे और प्रसन्न होंगे तभी उसका जो है राजस्व यानी कि राजा के द्वारा जो कर लगाया जाता है उसको चुका सकता है। ऐसा तभी हो सकता है जब राजा न्याय और ईमानदारी प्रशासन को बढ़ावा दे। ठीक है, अगर वो न्याय देगा और जो है ईमानदारी दिखाएगा तभी जो है वो आगे बढ़ेगा और ये कर्ज भी है चुका सकता है। इस तरह से होता था। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे आता है और भी इसमें और भी टॉपिक है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ये कुछ और बातें ध्यान में रखिए, जैसे और भी बातें ध्यान में रखना चाहिए। त्वारीख के लेखक नगरों में विशेषकर दिल्ली में रहते थे। कहाँ रहते थे? जो त्वारीख के लेखक जो त्वारीख लिखते थे, है ना, उसका वो जो लेखक है वो नगरों में रहते थे, विशेषकर कहाँ पे? दिल्ली में रहते थे। ठीक है, गांव में शायद ही कभी रहते हैं, गांव में शायद ही रहते हैं, नहीं तो नहीं रहते, वो जो है दिल्ली में रहते हैं। दूसरा पॉइंट, वे अक्सर अपने इतिहास जो है सुल्तानों के लिए उनके ढेर सारे इनाम इकरार पाने की आशा में लिखा करते थे। किसलिए लिखते हैं? वो लेखक जो थे वो किसलिए लिखते हैं? वो जो है इतिहास सुल्तानों के लिए लिखते थे। ठीक है,
और उनसे ढेर सारे जो है इनाम इकरार पाने की आशा में लिखते थे। किस लिए? ये दो चीज़ों क्या रखना, इनाम और इकरार, यानी कि उसके बारे में अच्छा बता सके, उसकी तारीफ कर सके, उसे कुछ इनाम दे सके, उसके लिए वो जो है ये लिखते थे। ये लेखक अक्सर जो है शासकों को जन्मसिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह देते थे। यानी कि इनको जो ये लिखने का जो अधिकार था, ये जन्म सिद्ध होता था। जन्म सिद्ध होता है जो जन्म से ही हो, उन्हें विरासत में मिली होती है, उसको बोलते हैं। ठीक है। लिंग भेद होता है जो स्त्री और पुरुष में भेद होता है, अलग अलग होते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे देखो आपको बताया गया जन्म सिद्ध अधिकार को लेके, जन्म सिद्ध अधिकार जन्म के आधार पर विशेषाधिकार का दावा, यानी कि जन्म से ही आपको एक अधिकार मिल जाता है, उसका दावा करने लगता है कि अधिकार है। उदाहरण के लिए जैसे कि लोग मानते थे कि कुलीन जो सबसे जो ऊंचा वर्ग मानते हैं उसको, तो कुलीन व्यक्तियों को जो है कुछ खास परिवारों में जन्म लेने के कारण शासन करने का जो है अधिकार विरासत में ही मिलता है, यानी उसको कुलीन जो वर्ग होगा उससे वो शुरू से ही शासन कर सकता है, ऐसा होता है। ठीक है। चलिए, लिंग भेद होता है स्त्रियों तथा पुरुषों के बीच सामाजिक तथा शारीरिक रचना जो है रचना संबंधी अंतर है। दोनों की सामाजिक में और जो है शारीरिक में, दोनों में जो संबंधित है वो अंतर जो है होता है। तो आमतौर पर यह तर्क दिया जाता है कि ऐसे अंतर के कारण पुरुष स्त्री की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं, यानी पुरुष जो है स्त्री की तुलना में ज़्यादा श्रेष्ठ बताया गया है, हर चीज़ से, शारीरिक रूप से और सामाजिक रूप से। पहले ज़माने कैसी थिंकिंग भी थी, बेटी को उस तरह से, लड़की को उस तरह से नहीं मानते थे, लड़कों को क्योंकि वो वंशज चलाते हैं, और लड़की तो शादी करने के बाद दूसरे के घर चली जाती है, तो इस तरह से ऐसा होता था। चलिए, हमने जान लिया जन्मसिद्ध अधिकार और लिंग भेद किसे कहते हैं, उसके आधार पर ही जो है वो वहाँ पे शासन कर सकते थे और लिखने का भी अधिकार होता था। ठीक है। अब सन 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया, इल्तुतमिश की बेटी है, 1236 में जो है रजिया जो है सिंहासन पर बैठ गई, यानी कि वो जो है वहाँ का शासन करने लगी। रजिया जो है, रजिया सुल्तान, वो जो है वहाँ पे शासन करने लगी और सिंहासन पर बैठ गई। उस युग के इतिहासकार मिनहाज ए सिराज ने स्वीकार किया कि वह जो है अपने सभी भाइयों से अधिक योग्य और सक्षम थी, यानी कि रजिया जो थी सारे भाइयों से और सबसे जो है बोला कि उस महल में, उस राज्य में सबसे श्रेष्ठ है, सबसे सक्षम है, समझे सबसे अच्छी है वो, उसकी थिंकिंग वगैरह हर चीज़ जो है, और भाइयों से जो है बहुत अच्छी है। लेकिन फिर भी वह एक रानी को शासक के रूप में मान्यता नहीं दे पा रहा था। ठीक है, हर चीज़ में अच्छा था, लेकिन क्योंकि वहाँ की क्या थी थिंकिंग ऐसी थी कि जो लड़के हैं वो शासक करेंगे, लड़कियों को उतना अधिकार नहीं था, उतना मतलब उस तरह से नहीं मानते थे। तो उसके हिसाब से उसे हर चीज़ में सक्षम था, उसको भी मालूम था, लेकिन उसे जो है उसे स्वीकार नहीं, मतलब उसे ये जो है अच्छा नहीं लग रहा था, उसने तो उसे मान्यता दी ही नहीं कि एक रानी जो है एक लड़की बने। ठीक है, यहाँ की रानी उसे मतलब उस तरह से एक जो है एक अपने अंदर से वो हो जाना कि नहीं मैं खुश हूँ कि चलो बन गई, उस तरह से नहीं होता था। ठीक है, तो दरबारी जन भी, उसके जो दरबारी जो होते थे वो भी जो है उसके स्वतंत्र रूप से शासन करने की कोशिशों से प्रसन्न नहीं थे, यानी कि जो रानी जो रजिया थी वो शासन करने के लिए आई, तो जो दरबारी वो भी खुश नहीं थे कि नहीं ये कैसे शासन करेगी। तो क्या हुआ सन 1240 ने उसे जो है सिंहासन से हटा दिया गया। 1236 में बैठी थी और जो है 1240 में ही इसको हटा दिया रजिया को, क्योंकि इस तरह के लोग भी नहीं मान रहे थे और वहाँ महल के लोग भी नहीं मान रहे थे, तो इस तरह से जो है वो हट गई वहाँ से। तो रजिया के बारे में मिनहाज ए सिराज के विचार, मिनहाज ए सिराज वही है जिसको पसंद नहीं था। ठीक है, मतलब हर चीज़ सक्षम, उसे भी मालूम था कि हर चीज़ सही है, लेकिन फिर भी वो जो है अधिकार उसे वो जो है सामान जो एक जो सम्मान होता उस तरह से नहीं दे पा रहा था।
चलिए उसके क्या विचार थे रजिया को लेकर के वो देख लेते हैं। मिन्हाज सिराज का सोचना था कि ईश्वर ने जो आदर्श समाज व्यवस्था बनाई है, ठीक है, जो ईश्वर ने समाज व्यवस्था बनाई है उसके अनुसार स्त्रियों को पुरुषों के अधीन होना चाहिए। यानी कि जो स्त्री है पुरुषों के अधीन होना चाहिए, यानी कि पुरुष के अंदर होना चाहिए, पुरुष का अधिकार होना चाहिए स्त्री पे, स्त्री का नहीं होना चाहिए, इस तरह से कहना था। और रानी का शासन इस व्यवस्था के विरुद्ध जाता था। जो रानी है, रानी बनकर इसकी व्यवस्था का जो करे, यहाँ पे राज करे, वो इसका जो है विरुद्ध था और वो इस तरह से सोचता है, ठीक है। इसलिए वो पूछता है खुदा की रचना के खाते में उसका ब्यौरा क्योंकि मर्दों की सूची में नहीं आता, इसलिए इतनी शानदार खूबियों से भी उसे आखिर हासिल क्या हुआ। उसके अंदर तो बहुत खूबियाँ थी, है ना। एक राज जो है, एक राजगद्दी को संभालने का एक जो है एक क्षेत्र पे, एक राज्य पे जो है शासन करने का उसके अंदर एक जो है जज्बा था, एक जुनून था, हर चीज़ था। लेकिन उसे हर ये चीज़ होने का भी क्या फ़ायदा हुआ, ये कहना हुआ। चलिए, रजिया ने अपने अभिलेखों और सिक्कों पर अंकित करवाया कि वह सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। उसने जो है अभिलेख, यानी कि अभिलेख में लिखवाया और सिक्कों पे भी लिखवाया कि वो जो है इल्तुतमिश की बेटी थी और आधुनिक आंध्र प्रदेश के वारंगल क्षेत्र में किसी समय जो है काकतीय वंश का राज्य था, ठीक है। जो आधुनिक समय में क्या हुआ, जो आंध्र प्रदेश के वारंगल क्षेत्र में किसी समय जो है काकतीय वंश का राज्य था। ये जो काकतीय वंश का ही एक राज था, काकतीय वंश एक था। तो उस वंश की जो रानी थी रुद्रमम्मा देवी, ये कब आई थी, 1262 से 1289 के मतलब वहाँ 89 तक रही। तो जो ये जो थी रुद्रमम्मा देवी के व्यवहार से रजिया का व्यवहार बिल्कुल विपरीत था, यानी कि बिल्कुल ही इसका अलग था और उसका अलग था, दोनों ही बहुत एक दूसरे के विपरीत थे, अलग अलग थे। तो रुद्रमम्मा देवी ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखवाकर अपने पुरुष होने का जो है भ्रम पैदा किया था, ठीक है। यानी कि जो रुद्रमम्मा देवी थी वो जो है अपना नाम जो है पुरुषों की तरह लिखवा दी, ठीक है, भ्रम में रखी कि वो जो है पुरुष है, उस तरह से लोगों को भ्रम में रखा, ठीक है, भ्रम जो है पैदा किया था। तो एक और महिला शासक थी, एक और थी महिला शासक, कश्मीर की रानी दिदद्दा, ठीक है, दिदद्दा थी एक, जो 980 से 1003 तक जो है आई, उसने शासक किया, ठीक है, 1003 तक। तो जो है दिदद्दा जो है उसका नाम है दीदी, यानी बड़ी बहन से निकला है, ठीक है, बड़ी बहन से निकला है। जाहिर है प्रजा ने अपनी प्रिय रानी को यह स्नेह भरा संबोधन दिया होगा। ये किसने दिया है, दिदद्दा, ये वहाँ के जो राजा थे, वहाँ के जो स्नेह भरा जो मतलब जो महल में रहने वाले लोग थे, उन्होंने ही दिया था। तो मिन्हाज के विचार अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। क्या आपको लगता है कि रजिया के विचार भी सही थे? आपके अनुसार स्त्री के लिए शासक बनना इतना कठिन क्यों था? यही वजह था, पहले टाइम पे ऐसा होता ही था, ठीक है। तो फ्रेंड्स अभी इतना ही, उम्मीद करते आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। ना समझ में आया तो फिर से एक और बार देखो, इसको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और ये जो है नेक्स्ट टॉपिक हमारा, ये जो हम नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं आप सेकंड पार्ट में, क्योंकि काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं चाहती कि बहुत लंबा हो जाए फिर आप बोर होने लगो, है ना। इसलिए जो है इसे आप नेक्स्ट पार्ट में लेकर आते हैं। तो ये जो अब तक इसे जब तक देखिए समझिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। बाय बाय।